देखेंगे। आज की क्लास में देखेंगे सबसे पहले चार्ल्स का नियम, है ना। हाँ, चार्ल्स का नियम देखा जाए। चार्ल्स के नियम को जानने से पहले किसका नियम जानेंगे? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल के नियम में नियत क्या होता है? तो जब बॉयल के नियम में ताप नियत होता है तो ऐसी स्थिति में गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना होता है। बॉयल के नियम में क्या होता है, एक बार यहाँ पर रिवीजन के लिए लिख देते हैं। बॉयल के गैसीय नियम में हम देखते क्या है कि यदि क्या नियत हो? ताप नियत हो। यदि ताप नियत हो तो ऐसी स्थिति में जो गैस का आयतन होता है वह दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना था जी। अब जब हम देखते क्या है कि गैस का आयतन दाब के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक क्या आता है? नियतांक आता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? Vp बराबर K आ जाएगा। और दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए क्या हो जाएगा? तो दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए, दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए क्या हो जाएगा? V1 P1 बराबर V2 P2 होगा ना। और बराबर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा? तो हमने देखा बॉयल का नियम। लेकिन चार्ल्स के नियम में उल्टा होता है ना। अब वही सुधार करना है। क्या उल्टा होता है इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लाइट बंद हो गई तो दिखाई दे रहा है इसमें बढ़िया से? हाँ, चमक रहा है बहुत ज़्यादा। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो ये जो है वो चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है? तो जस्ट उल्टा होता है। इसमें ताप नियत है तो इसमें क्या नियत होता है? दाब नियत होता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि, पहले इसका लेक्चर ही अटेंड करते हैं हम लोग। इसमें क्या है चार्ल्स के नियम में कि यदि किसी गैस का दाब नियत हो, यदि किसी गैस का दाब नियत हो तो उसका आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। अब बस यही चीज़ करना है। क्या होता है चार्ल्स के नियम में? चार्ल्स के नियम में यदि दाब नियत हो तो ऐसी स्थिति में गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब जब उसके ताप के समानुपाती हो जाएगा तो हो जाएगा V समानुपाती T। समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? K एक समानुपातिक नियतांक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में V बराबर KT। तो V बाई T बराबर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखते हैं। लिखेंगे चार्ल्स के नियम में। अभी आप लोग देखिए, बाद में नोट कीजिएगा। चार्ल्स के नियम में लिखेंगे, चार्ल्स का नियम कुछ इस प्रकार है ना। चार्ल्स का नियम कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। चार्ल्स का नियम कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? तो परिभाषित ये है कि यदि क्या नियत हो? दाब नियत हो। क्या नियत होना चाहिए? दाब। यदि किसी गैस का क्या नियत होना चाहिए? दाब। यदि किसी गैस का दाब नियत हो तो ऐसी स्थिति में, गैस का आयतन ताप के सीधे समानुपाती होता है। ताप के सीधे क्या होता है? समानुपाती होता है। ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अर्थात गणितीय रूप में क्या होगा, यानी गणित के पदों में अगर लिखा जाए तो क्या होगा? गणितीय रूप में V जो है वो गैस का क्या हो गया? आयतन हो गया। और ताप क्या हो गया? T हो गया। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा V समानुपाती T। और समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो क्या आता है? समानुपातिक नियतांक लिखेंगे, जहाँ K एक क्या है? समानुपातिक नियतांक है। जहाँ K एक
समानुपातिक नियतांक है। क्लियर है? जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक। अब इसके आगे क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि v बराबर हमें क्या मिला है, kt मिला है। तो अगर हम यहाँ पर समानुपातिक नियतांक k का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा v बाई t बराबर k। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यदि किसी गैस के लिए उसका दाब नियत हो तो ऐसी स्थिति में उस गैस का आयतन और उसके तापक्रम का या उसके ताप का अनुपात सदैव एक क्या होता है, नियतांक होता है। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से ही हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं स्टेटमेंट ये तैयार हो रहा है कि चार्ल्स के नियम में कि यदि दाब नियत हो तो ऐसी स्थिति में जो गैस का आयतन होता है उस गैस का आयतन और उसके तापक्रम का अनुपात किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है, यानी समानुपातिक नियतांक के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि अतः उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि अतः उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है भाई, स्पष्ट ये है कि किसी गैस के लिए यदि दाब क्या हो, नियत हो, तो इस स्थिति में गैस का आयतन एवं उसके ताप का अनुपात सदैव एक समानुपातिक नियतांक के बराबर होता है। सदैव समानुपातिक नियतांक के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। हो गया? अब देखो, अब इससे ये पता चला कि जब कभी भी अगर दाब नियत होगा तो ऐसी स्थिति में किसी गैस का आयतन और उसके ताप का अनुपात हमेशा क्या होगा, तो एक समानुपातिक नियतांक के बराबर होगा। लेकिन ये जो अभी मान मिला तो ये तो मिला चार्ल्स के नियम के स्टेटमेंट से। ये जब दाब नियत हो तब भी समानुपाती ही होता है, इससे मिला है। लेकिन अब अगर हम घनत्व के संदर्भ में चर्चा करें, किस संदर्भ में, घनत्व के संदर्भ में, तो घनत्व के संदर्भ में क्या हो जाएगा, लिखेंगे घनत्व के पद में, घनत्व के पद में। तो घनत्व के पद में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि द्रव्यमान गैस का नियत होता है पर उसका आयतन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अगर छोटे से गैस के सिलेंडर में रखते हैं तो उसका आयतन छोटा सा रहता है, उतना ही कवर करता है, और बड़े वाले में रखते हैं तो क्या करता है, बड़ा वाला कवर करता है। जैसे अगर मान लो कि ये गैस का एक छोटा सा सिलेंडर है, तो इस गैस के छोटे से सिलेंडर में अगर गैसीय कणों को रखा जाएगा तो वो कण कैसे यहाँ पर वितरित होंगे, इसी तरीके से वितरित होंगे ना। और एक बड़ा सा जो है वो गैस का सिलेंडर होगा, तो बड़ा सा जब गैस का सिलेंडर होगा तो उसमें इतने ही गैसीय कण, जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि कितना केजी है, 1 केजी, तो 1 केजी गैसीय सिलेंडर में इतना ही है। और एक बड़ा सा गैसीय सिलेंडर, समझ में आ रहा है, होता है ना बड़ा सा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि बड़े से गैसीय सिलेंडर में भी कितना गैस भरेंगे, 1 ही केजी भरेंगे। तो ये बताओ कि आयतन इसका अलग होगा और इसका अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि अब जो गैसीय कण है वो इतनी दूरी में न वितरित हो जाएंगे जी। और जब इतनी दूरी में ये वितरित हो जाएंगे तो इस स्थिति में इसका आयतन अलग होगा और इसका आयतन क्या होगा, अलग होगा। यानी इस स्थिति में अगर देखा जाए तो आयतन V1 होगा, तो इस स्थिति में आयतन क्या होगा, V2 होगा। अब इससे क्या पता चलता है कि द्रव्यमान तो m ही है, द्रव्यमान तो 1 केजी ही है, लेकिन आयतन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और अलग अलग हो गया इस वजह से घनत्व भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन का मतलब क्या हुआ, या घनत्व को परिभाषित करें तो कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, हम कहेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या ही क्या कहलाती है, घनत्व का परिमाण कहलाती है।
यदि अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल में अवयवी कणों की संख्या कम है तो घनत्व क्या है, कम है। यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल में अवयवी कणों की संख्या सघन है, बहुत ज़्यादा अधिक है, तो उसका घनत्व क्या है, अधिक है। समझ में आ रहा है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर घनत्व के पद में हम क्या देखते हैं कि यदि गैस का द्रव्यमान क्या हो, तो यदि गैस का द्रव्यमान m हो, यदि गैस का द्रव्यमान क्या हो, यदि गैस का द्रव्यमान क्या हो, m हो, तथा उसका आयतन क्या हो, V1 तथा V2, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमें पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन होता है ना। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, तो दो स्थितियां है ना, तो लिखेंगे इसलिए दो भिन्नात्मक स्थितियों के लिए, दो भिन्नात्मक स्थितियों के लिए, तो दो भिन्नात्मक स्थितियों के लिए क्या हो जाएगा, घनत्व का मान d1 बराबर m और बटे में v1, और d2 बराबर क्या हो जाएगा, m और बटे में v2। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, तो हम देख क्या रहे हैं कि चार्ल्स के नियम में हमें मिला है v/t बराबर k। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट हम घनत्व के पद में आए हैं, इसके लिए भी दो भिन्नात्मक परिस्थितियाँ होती है या नहीं होती हैं, तो इसके लिए भी दो भिन्नात्मक परिस्थितियाँ होती है। तो दो भिन्नात्मक परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करेंगे कि दो भिन्नात्मक परिस्थितियाँ क्या होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं दो भिन्नात्मक परिस्थितियों में। अब इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए, ये तो बॉयल का नियम है ना, और बॉयल का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बस रिवीजन के लिए था आपके, कि आपका रिवीजन हो जाए। अब देखा जाए तो अगर v/t बराबर k है, तो दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए क्या होगा, दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए लिखेंगे दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए या स्थितियों के लिए, तो दो भिन्नात्मक स्थितियों के लिए एक ही चीज होगा, और वो यहाँ पर होगा v/t जो है वो हो जाएगा v1/t1 और बराबर v2/t2 और बराबर k। ये जो पद है वो नोट में लिखिएगा। नोट में कब लिखिएगा, तो नोट में ये लिखिएगा तब जब ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, तब ये परिभाषा लिखने के बाद वो नोट में नीचे लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो घनत्व के पद के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि घनत्व के पद में यदि गैस का द्रव्यमान m हो तथा गैस का आयतन v1 तथा v2 हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि यदि गैस का आयतन क्या हो जाए, v1 और v2 हो जाए, यदि गैस का आयतन v1 तथा v2 हो, तो इस स्थिति में घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा में आयतन, और d1 बराबर m/v1 और m/v2। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि अभी जो हमें मिला है पद, वो पद क्या मिला है, अभी हमें पद मिला है v/t, यानी v का ही ना मान इसमें रख सकते हैं, अन्य किसी का मान यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर v1 और v2 का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब v1 और v2 का मान निकाल करके और उसी पद में रख देंगे और देखेंगे कि इसका मान कितना आता है। क्लियर है, देखा जाए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा यहाँ से m और बटे में ये d1 बटा में आएगा कि नहीं आएगा, और इसी प्रकार से अगर v2 का मान निकालें तो m ऐसे ही रहेगा और ये d2 बटा में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो v2 इसके साथ गुणा हो जाएगा ना, और गुणा होगा तो d2 आएगा कि नहीं आएगा बटा में। एक स्टेप यहाँ से हाइड कर दिए हैं। अब v1 और v2 का मान उसमें रखेंगे, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि v/t बराबर क्या होता है, k होता है। अगर दो भिन्नात्मक परिस्थिति होगा तो क्या होगा, v1/t1 बराबर v2/t2 और बराबर k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1/t1 बराबर v2/t2 और बराबर k। जब k बराबर क्या हो,
1 हो तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हो जाएगा V1 और बाई T1 बराबर V2 और बाई T2। अब ध्यान देना, ये जो पद आया V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, तो इसमें V1 और V2 का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। V1 का मान क्या है, तो V1 का मान है M और बाई D1 और बटे में बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा T1, तो हम रख दिए बटे में T1। और ये क्या हो जाएगा M और बाई D2 और बटे में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया M और बाई D1 और ये क्या हो जाएगा 1 और बाई T1, ये हो गया M और बाई D2 और 1 और बाई क्या हो जाएगा T2। फाइनली जो हमें मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हमें अब मान मिलेगा M और बाई क्या हो जाएगा M बाई D1 T1 और बराबर M बाई D2 T2। होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा M और बाई D2 और T2। और इस तरीके से हमें जो है वो ये एक पद घनत्व के रूप में भी मिल गया है ना, जहाँ पर M उसका द्रव्यमान है गैस का, D उसका क्या है घनत्व है और T क्या है ताप। क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो एक और पद बचा हुआ है और वो है संयुक्त नियम। संयुक्त नियम भी देख लेते हैं, ठीक है, कि संयुक्त नियम क्या है, इसके बाद एक ही बार नोट करेंगे। संयुक्त नियम, संयुक्त नियम, और ये संयुक्त नियम किसके लिए है, गैस के लिए। गैस के लिए संयुक्त नियम क्या होता है, तो संयुक्त नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, संयुक्त किया जाएगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। तो जब कभी भी चार्ल्स के नियम और बॉयल्स के नियम को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संयुक्त नियम का निर्माण होता है। यानी संयुक्त नियम वह नियम है जिसमें चार्ल्स के नियम और बॉयल्स के नियम दोनों के नियम को संयुक्त किया जाता है, और संयुक्त करने के बाद जिस पद की प्राप्ति होती है, जिस नियम की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, संयुक्त नियम कहते हैं। अब इसका मतलब मान लो कि रिंकी खड़ी हो गई, बोली कि सर ये कैसे आप कह रहे हैं कि दोनों को जोड़ देंगे, बॉयल का नियम अलग है, चार्ल्स का नियम अलग है, तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे। तो दोनों को जोड़ने का मतलब कि उसका स्टेटमेंट जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना, उसका कथन जोड़ देंगे। जैसे बॉयल के नियम में क्या था कि जब ताप क्या हो, स्थिर हो, तो ऐसी स्थिति में गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एक पद लिख देंगे, अर्थात भी व्युत्क्रमानुपाती 1 में P हो जाएगा। और जैसे ही चार्ल्स के नियम की बारी आएगी, तो चार्ल्स के नियम में क्या होता है, चार्ल्स के नियम में दाब नियत हो जाता है। तो जब दाब नियत होगा तो गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में दाब नियत तो भी समानुपाती T। अब बस दोनों नियम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद जो नियम मिलेगा वही नियम क्या कहलाएगा, संयुक्त नियम कहलाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। देखते हैं, लिखेंगे कि जब बॉयल के नियम, जब बॉयल के नियम एवं चार्ल्स के नियम को जोड़ा जाता है, तो प्राप्त नियम क्या कहलाता है, गैस के लिए संयुक्त नियम कहलाता है, या गैसों के लिए क्या कहलाता है, संयुक्त नियम कहलाता है। तो आप जोड़ करके दिखाएंगे ना, संयुक्त नियम कहलाता है। अब देखा जाए कि वो संयुक्त नियम क्या है। तो संयुक्त नियम में सबसे पहला चीज क्या जोड़ेंगे, बॉयल का नियम ना, और उसके बाद ठीक है, तो बॉयल का नियम क्या है, बॉयल का नियम। अब हम देख रहे हैं कि बॉयल का नियम जब आया तो इसमें हम एक ही चीज कर सकते हैं, क्या नियत होना चाहिए बॉयल के नियम में, ताप नियत होना चाहिए ना। तो लिखेंगे कि यदि क्या नियत हो, ताप नियत हो, ताप नियत हो, तो बॉयल के नियम से, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, बॉयल के नियम से
तो बॉयल के नियम से क्या हो जाएगा, बॉयल के नियम से हो जाएगा, यदि ताप नियत हो तो बॉयल के नियम से गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। ये हो गया समीकरण A। और इसके बाद अब किसका नियम बचा, चार्ल्स का नियम। इन्हीं दो महोदय का नियम क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो चार्ल्स का नियम क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा कि यदि अब क्या नियत होना चाहिए, दाब नियत होना चाहिए। यदि दाब नियत हो, यदि क्या नियत हो, दाब नियत हो, तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। स्टेटमेंट लिख करके टॉपिक को बड़ा नहीं करना है। यदि दाब नियत हो तो किसके नियम से, चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स के नियम से हमें पता है कि अब इस स्थिति में जो गैस का आयतन होगा, वो गैस का आयतन क्या हो जाएगा, तो वो गैस का आयतन जो है वह ताप के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समीकरण 2। अब देखा जाए, अब इन दोनों ही समीकरणों को क्या करेंगे, मिला देंगे, जोड़ेंगे नहीं, मिला देंगे। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मिला देंगे, मतलब संयुक्त कर देंगे, है कि नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, V। तो V है तो ये क्या हो जाएगा, V समानुपाती 1/P है, तो 1/P। ये क्या हो गया, T। तो V समानुपाती P/P। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है कि नहीं आता है, आता है, तो वो नियतांक लिखेंगे। लिखेंगे इसलिए V बराबर K × T/P। होगा कि नहीं होगा, अब ध्यान देना। इसलिए Vp बराबर क्या हो जाएगा, KT। और अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो Vp/T बराबर K। अब T इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब इससे पता चलता है कि संयुक्त नियम में क्या होता है, तो संयुक्त नियम में किसी गैस का आयतन और दाब का गुणनफल तथा उसके ताप का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। नहीं हो गया, किसी गैस का आयतन और दाब के गुणनफल का मान और ताप का अनुपात किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। तो लिखेंगे उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि संयुक्त नियम में क्या लिखेंगे, उपरोक्त पद से, उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है, फिर से वही चीज, किसी गैस का आयतन और उसके दाब का गुणनफल तथा ताप का आयतन किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। लिखेंगे किसी गैस के दाब एवं आयतन के गुणनफल, आयतन के गुणनफल का मान एवं ताप का अनुपात, ताप का अनुपात एक नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है। एक नियतांक के बराबर होता है। कोई दिक्कत, एक नियतांक के बराबर होता है। यही जो है वह संयुक्त नियम का क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है। लेकिन अगर दो भिन्नात्मक परिस्थितियां होंगी तो क्या होगा, दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए, दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए आप देख सकते हो कि हर एक स्थिति में एक ही चीज तो आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गैसीय नियम में पहले नियम से लेकर के अब तक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें सेम टू सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके स्टेटमेंट का गणितीय प्रारूप लिख रहे हैं, गणितीय प्रारूप को शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं दो भिन्नात्मक परिस्थिति के लिए और फिर किसके लिए, घनत्व के पद में। इतना ही न है, इसीलिए कह रहे थे कि अगर एक नियम याद हो जाएगा सारा का सारा गैसीय नियम याद हो जाएगा। और सबसे मस्त नियम क्या है, माइंड ब्लोइंग एकदम रूल है, गैसों के आदर्श समीकरण PV बराबर nRT। आदर्श गैस का समीकरण उसको कहा जाता है PV बराबर nRT। ये 12th क्लास तक आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दो भिन्नात्मक परिस्थिति के लिए क्या हो जाएगा, V1 P1 और बाई T1, V2 P2 और बाई P2 और बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये मान मिला तो अब हम किस ओर रुख करेंगे अपना, अब हमारा जो है वो रुख होगा केवल और केवल घनत्व के पद में।
क्योंकि अब लास्ट स्टेप यही बचा है, घनत्व के पद की व्याख्या करना। तो घनत्व के पद की व्याख्या करेंगे, देखते हैं घनत्व के पद में क्या होता है। लिखेंगे इसलिए घनत्व के पद में, इसलिए शांति बनाए रखेंगे, अंतिम एकदम चल रहे हैं स्टेप में। घनत्व के पद में, तो घनत्व के पद में संयुक्त नियम क्या होता है, अब इस पर चर्चा करेंगे। और घनत्व के पद में अभी चर्चा किए थे कि द्रव्यमान नियत होता है, परंतु आयतन क्या हो जाता है, अलग अलग। अगर m द्रव्यमान है तो आयतन क्या होगा, v1 और v2 होगा। और फिगर भी बनाए थे, है कि नहीं। तो लिखेंगे कि यदि गैस का द्रव्यमान कितना हो, यदि गैस का द्रव्यमान m हो, कैपिटल M हो, तथा उसका आयतन दो स्थितियों में या दो भिन्न स्थितियों में कितना हो, V1 एवं V2 हो, V1 एवं V2 हो, तथा घनत्व D1 एवं D2 हो, तो घनत्व की परिभाषा से, घनत्व की परिभाषा से घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो इसलिए D1 बराबर m ऐसे ही और बटे में V1, और D2 बराबर m ऐसे ही और बटे में V2। होगा कि नहीं होगा, दो भिन्नात्मक परिस्थितियों के लिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, V1 और V2। तो V1 के रूप में ना फॉर्मूला चाहिए, तो V1 के रूप में चाहिए। तो अब यहाँ देखिए V1 बराबर m ऐसे ही रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा, और यहाँ देखिए V2 ऐसे ही रहेगा और m बटे में क्या आ जाएगा। अब ये मान को हम कहाँ रखेंगे, इस दो भिन्नात्मक परिस्थिति वाले मान में रखेंगे। V1 P1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 P2 बाई T2 में रखेंगे, जब K बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि V1 P1 और बाई क्या हो जाता है, P1 V2 P2 और बाई क्या हो जाएगा, P2 V2 P2 और बाई P2 और बराबर K। लेकिन जब K बराबर क्या हो, जब K बराबर 1 हो, तो जब K का मान 1 होगा तो इस स्थिति में 1 रखेंगे इसकी जगह पर, तो हमें क्या मिलेगा, V1 P1 और बाई P1, V2 P2 और बाई P2 और बराबर 1। तो अब तो ये बराबर ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये भी 1 के बराबर ये भी 1 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब हमें V1 के जगह पर क्या रखना है, तो V1 के जगह पर मान आया है m बाई D1 और V2 के जगह पर m बाई D2। तो रखेंगे, लिखेंगे इसलिए अब m बाई D1, V1 के जगह पर क्या रखेंगे, m बाई D1 P1 और बटे में P1, V2 के जगह पर m बाई D2 और फिर P2 और बटे में P2। फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो m P1 और बाई D1 T1 मिलेगा ना जी, और ये हो जाएगा m P2 और बाई D2 और T2। लेकिन ये m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P1 और बाई D1 T1 और बराबर P2 और बाई D2 T2। यही जो है वो संयुक्त नियम का घनत्व के रूप में पद है। घनत्व के रूप में अगर पद की चर्चा की जाएगी संयुक्त नियम में, तो मान होगा P1 बाई D1 T1 इज इक्वल टू P2 बाई D2 T2। और ये जो है वो संयुक्त नियम का क्या है, तो घनत्व के पद के रूप में व्यंजक है। लिखेंगे उपरोक्त व्यंजक ही घनत्व के उपरोक्त व्यंजक संयुक्त नियम के लिए, संयुक्त नियम के लिए घनत्व के रूप में व्यंजक का मान है, व्यंजक का मान है। बस आज की क्लास में इतना है। अब इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है।
स्लाइस करते हैं